नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे आपराधिक विधि का इतिहास एवं विकास के बारे में, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आपराधिक विधि का इतिहास एवं विकास। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जयद्रथ वध प्रथम सर्ग मैथिली शरण गुप्त में कहा गया था कि दंड एवं न्याय व्यवस्था अत्यंत प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्रारंभ से ही मनुष्य अपराध करता रहा है और उसे दंड मिलता रहा है। मनु या याज्ञवल्क्य, नारद आदि ऋषि मुनियों ने भी अपने धर्मशास्त्रों में दंड का उल्लेख किया है। जयद्रथ वध के ही प्रथम सर्ग में यह कहा गया है कि पापी जनों को दंड देना मिलना चाहिए समुचित सदा, वर वीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है यह सर्वदा। मनु ने अपनी कीर्ति मनुस्मृति में अपराधों को तीन भागों में वर्गीकृत करते हुए उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था दी है। नंबर 1 महापातक, नंबर 2 अनुपातक एवं नंबर 3 उपपातक। उस समय आज जैसी आपराधिक विधि का अभाव था। राजा को ही विधि एवं न्याय का स्रोत समझा जाता था। राजा ही विधि का निर्माण करता था, उसे क्रियान्वित करता था तथा विधि का उल्लंघन करने वाले को दंड करता था। राजा की आज्ञा का पालन करना सभी के लिए आवश्यक था। नारद ने तो यहाँ तक कह दिया था, चाहे कुछ भी हो राजा की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। यद्यपि अपराध एक आवश्यक बुराई है, तथापि मनुष्य स्वार्थवश अपराध करता है। जब मनुष्य जंगली एवं बर्बर अवस्था में था, तब आपराधिक विधि जैसी कोई विधि नहीं थी। ज्यों-ज्यों उसमें समझ आई, वह संगठित होकर सामूहिक रूप से रहने लगा, तब तक आपराधिक विधि की आवश्यकता का आभास होने लगा और उसका प्रादुर्भाव हुआ। आपराधिक विधि के उद्भव एवं विकास का अपना एक इतिहास है। भारत में आपराधिक विधि का व्यवस्थित अभ्युदय भारतीय दंड संहिता 1860 के निर्माण के साथ माना जाता है, लेकिन इसके विकास की जड़ें अतीत की गहराई में छिपी हुई हैं। आज आपराधिक विधि की अत्यंत आवश्यकता है। मनोहर लाल बनाम विनेश आनंद के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि अपराधी को अभियोजित एवं दंडित किया जाना एक सामाजिक आवश्यकता है। यह समाज के हित में नहीं है कि कोई अपराधी अपने दायित्व से बच निकले। कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाम सैयद हुसैन के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ही यह प्रतिपादित किया गया कि आप अपराधियों को सहायता देना एवं उनको न्यायिक प्रक्रिया से बचने का अवसर प्रदान करना गंभीर कदाचार है। ज्यों-ज्यों समय बदलता गया, अपराधों की प्रति न्यायालयों का दृष्टिगोचर भी गंभीर होता चला गया। स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम ओम प्रकाश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि बलात्कार मानवता के विरुद्ध अपराध है। ऐसे मामले में अभियुक्त सहानुभूति का पात्र नहीं होता। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रामदेव सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि बलात्कार महिला के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का अतिक्रमण है। महिला के साथ बलात्कार के मामले में कठोरता से निपटा जाना चाहिए। इसी प्रकार स्टेट ऑफ पंजाब बनाम राकेश कुमार के मामले में यह प्रतिपादित किया गया कि बलात्कार एक गंभीरतम सामाजिक अपराध है। ऐसे मामले में अपराधी को उदाहरणात्मक दंड दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर अभिप्राय यह है कि समय के साथ अपराधों के प्रति न्यायालयों का रुख कठोरतम होता चला गया। दंड की व्यवस्थाएं अतीत में भी रही हैं, लेकिन उसका स्वरूप भिन्न भिन्न रहा है। दंड कभी उदार रहा है तो कभी कठोर। यहाँ हम आपराधिक विधि अर्थात दांडिक विधि के इतिहास एवं विकास का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। इतिहास एवं विकास, जैसा कि ऊपर देख चुके हैं, दांडिक विधि का इतिहास अत्यंत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान आपराधिक विधि व्यवस्था के बीच मनु के समय अंकुरित हुए हैं। प्रोफेसर फूलर के मत यह है कि दांडिक विधि का उद्भव लोकाचारों
अथवा लोक नीतियों के मणिभीकरण से हुआ है। जब रूढ़ियाँ विकसित हुई तो कालांतर में उन्होंने नीति शास्त्र का स्वरूप ग्रहण कर लिया, और जब इनके विरुद्ध काम किया जाने लगा तो उन पर सामाजिक प्रतिक्रिया होने लगी। ऐसे कार्यों के निवारण के लिए ही दंडात्मक शास्ति युक्त दंड विधि का निर्माण किया गया। प्रोफेसर सोरोकिन का कहना है कि दंड विधि का उद्भव विभिन्न वर्गों के बीच परस्पर विरोधी हितों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ है। सदरलैंड एवं क्रेसी के अनुसार दंडिक विधि का उद्भव एकीकृत समाज की न्यायानुरूपी प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ है। बेबीलोनियन विधि दंडिक विधि का यह प्राचीनतम स्वरूप है। इसे खेमुराबी विधि भी कहा जाता है। इसमें वर्णित अपराधों नियमित मापदंडों के आधार पर दंडित एवं परिभाषित है तथा दंड अत्यंत ही निर्दयतापूर्ण है। इनके बारे में यह स्पष्ट नहीं है कि अपराध को व्यक्ति के प्रति क्षति माना गया है अथवा राज्य के प्रति। रोमन विधि रोमन दंडिक विधि के अंतर्गत अपराधों का वर्गीकरण अतार्किक एवं अव्यवस्थित रूप से किया गया है। अभियोजन की प्रक्रिया के अनुसार अपराधों को निम्नलिखित 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 पल्लिका जुडिशिया। इसमें ऐसे अपराध आते हैं जो विशिष्ट विधियों द्वारा निषेधित हैं। नंबर 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल। इस वर्ग में ऐसे अपराध आते हैं जिनके संबंध में कोई विशिष्ट विधि नहीं है और जिनको दंडिक न्यायालय के विधिक पर छोड़ दिया गया है। नंबर 3 प्राइवेट डेलिकेटा। इस वर्ग में ऐसे अपराध आते हैं जिसमें पीड़ित पक्षकार को विशेष कार्यवाही करने का अधिकार मिला होता है। मुस्लिम विधि मुगल काल में भारत में मुस्लिम विधि प्रचलित थी और उसी के अनुसार आपराधिक न्याय प्रशासन चलता था। यह कुरान द्वारा शासित होती थी। इस विधि के सिद्धांत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थे। मुस्लिम दंड विधि अत्यंत कठोर एवं बर्बर भी थी। स्टीफेन के अनुसार मुस्लिम विधि की कठोरता एवं त्रुटियों का परिणाम यह हुआ कि वह बुरी तरह संदेहास्पद, कमजोर एवं अनिश्चित हो गई कि कोई भी उससे कुछ नहीं पा सकता था। मुगल काल की दंडिक व्यवस्था नियमानुसार थी। नंबर 1 किसा का अर्थ है प्रतिकार अर्थात बदला अथवा प्रतिशोध। किसा साशय, हत्या एवं कतिपय गंभीर प्रकृति के अपराधों में लागू होता था। इसके अंतर्गत पीड़ित पक्षकार को दोषी पक्षकार के विरुद्ध वही कार्य करने का अधिकार होता था जो उसके द्वारा किया गया है। किसा का मुख्य आधार था जीवन के बदले जीवन, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख तथा हाथ के बदले हाथ। किसा का दंड संपत्ति विषयक अपराधों पर प्रयोज्य नहीं होता था। नंबर 2 होता था दिया का अर्थ होता था खून का मूल्य। इस दंड व्यवस्था के अंतर्गत पीड़ित पक्षकार को दोषी पक्षकार से क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर पाने का अधिकार होता था। पीड़ित पक्षकार अथवा उसका वारिस किसा के एवज में दिया को चुन सकता था। वह मृत्यु दंड के एवज में खून का मूल्य वसूल कर सकता था। नंबर 3 था हद का शाब्दिक अर्थ होता था सीमा। कतिपय समाज विरोधी अथवा धर्म विरोधी अपराधों के दंड की मात्रा और प्रकार विधि द्वारा नियत कर दिया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ना तो दंड को बदला जा सकता था और ना ही उसमें कमी या वृद्धि की जा सकती थी। दोष सिद्ध हो जाने पर निर्धारित दंड अवश्यमेव दिया जाता था। नंबर 4 ताजीर का अर्थ है विवेकाधीन। साधारणतः दंड कारावास, देश निकाला, शारीरिक यातना, कान पर घूंसे मारना आदि हुआ करता था। यह दंड न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता था। वह जैसा चाहे वैसा दंड दे सकता था। सामान्यतः गाली गलौज करने, अभद्र शब्दों का प्रयोग करने, जालसाजी करने, पशुगमन या गुथा मैथुन करने, लोक शांति भंग करने, संपत्ति विषयक अपराध कारित करने, शिष्टता, नैतिकता एवं धर्म के विरुद्ध कारित अपराधों में यह दंड दिया जाता था। दोस्तों, हमारे पहलवान गुरुजी ग्रुप ऑफ कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा